हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। हम लोग पढ़ने थे प्रीवियस वीडियो में कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में अध्याय 11 जिसका नाम था आपका जैव प्रौद्योगिकी, उनके सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले हम लोगों ने जैव अभियांत्रिकी, क्लोनिंग, इनके बारे में पढ़ा था। इसमें भी अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे तो जैव अभियांत्रिकी के बारे में ही बताया गया है। इसमें क्या होता है जैव अभियांत्रिकी में, मैं एक बार और फिर से बता रही हूँ कि जैव अभियांत्रिकी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को कोई विशेष या वांछित लक्षण किसी दूसरे जीव में प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लक्षण वाले जीन्स को लेते हैं, उसको वेक्टर की सहायता से पोषक जीन में प्रवेश कराते हैं और वांछित लक्षणों वाले जीव को प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैव अभियांत्रिकी, जैव आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी बोला जा सकता है। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि औषधि उद्योग में इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। वांछित लक्षण वाले हमको वैक्सीन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, प्रोटीन, इंटरफेरॉन आदि उत्पादित किया जा सकता है। अगर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो ये जीन उपचार एवं रोगों के उपचार में तकनीकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उपचार कर सकते हैं। खाद्य उद्योग में देखेंगे तो खाद्य उपयोग में पनीर में, बटर में, डबल रोटी, ईस्ट वगैरह जो है उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है जैव अभियांत्रिकी का। कृषि के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जैव तकनीकी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्लोन का उत्पादन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के लिए NIF जीन का स्थानांतरण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य, बीजों में पोषक मान में बढ़ोतरी, फसल सुरक्षा, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना और ट्रांसजेनिक पादप जंतु का उत्पादन आदि क्षेत्र में प्लांट पादप या कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर रासायनिक उद्योग में देखेंगे तो रासायनिक उद्योग में कार्बनिक अम्ल और टेक्सटाइल उत्पाद अम्ल, अल्कोहल, पेस्टिसाइड आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे तो ईंधन, अल्कोहल, जैव गैस, हाइड्रोजन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जा रहा है जैव अभियांत्रिकी का। पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो वाहित मल उपचार, हम लोगों ने सीवेज जो पढ़ा था, घरेलू वर्ज्य पदार्थों के रूपांतरण में, जैव निम्नीकरण यौगिकों के उत्पादन में आदि में किया जाता है। अगर जैव खनन के क्षेत्र में देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जैव तकनीकी की उपयोगिता देखते हैं तो रोगों की रोकथाम और प्रतिरक्षा के लिए टीके का विकास किया जाता है ना। ये व्यावहारिक तौर पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। औषधि का उत्पादन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है और उनकी रोकथाम और प्रतिरक्षा हेतु टीकों का भी विकास करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज एवं वैक्सीन का निर्माण किया जाने लगा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जंतुओं के जो एंटीजन होते हैं उसको पृथक करते हैं। पहले जो जंतु होते हैं उनके एंटीजन को क्या करते हैं, पृथक करते हैं और उससे टीके बनाने में यूज़ करते हैं। इससे बहुत सारे टीके जो प्राप्त हो गए, अनेक जो बीमारी थी, जैसे कि अभी हाल में हम लोग हाल में ही कोविड का टीका लगवाए ना, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड करके, ये सब कैसे बनते हैं इसी के बारे में बताया गया है। ये भी जैव अभियांत्रिकी का ही एक सफलतम प्रयास था। ठीक है, एंटीजन को पृथक करते हैं, उसके बाद परंपरागत विधि से संदूषण की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, परंपरागत विधि से क्या करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं और शुद्ध करने के बाद क्या करते हैं, इसको जैव तकनीकी की सहायता से यूज़ करते हैं। इसका उपयोग एंटीजनों को प्राप्त करने की 3 विधियां बताई गई है। वैक्सीन के रूप में एंटीजन का कृत्रिम संश्लेषण हुआ। जब वैक्सीन हम लोग ने बनाया तो उसमें क्या हुआ, एंटीजन का कृत्रिम संश्लेषण हुआ। इस प्रकार के एंटीजन को संश्लेषित एंटीजन या संश्लेषित पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित एंटीजन या संश्लेषित पेप्टाइड कहते हैं। क्लोन किए गए जीन की सहायता से एंटीजन का संश्लेषण करना। फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से शुद्ध एंटीजन का पृथक्करण। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं, शुद्ध एंटीजन का पृथक्करण। अगर क्लोनिंग के समय विषाणु के जो गुण हैं, वांछित गुण हैं, वो अगर जीन में आ जाते हैं, जब क्लोनिंग होता है ना, तो उसमें जो वांछित गुण वाले जो जीन होते हैं उसमें अगर विषाणु आ गए तो उसको क्या करते हैं, वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है, उसको रूपांतरित करते हैं जीवाणुओं में और क्या किया जाता है, वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होता है, रोगों में प्रतिरक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इनमें 3 विधियों के बारे में वर्णित किया गया है। पहला है रेबीज विषाणु से क्या बनता है, रेबीज वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी विषाणु से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनता है। फूड एंड माउथ डिसीज वायरस जो होता है उसके लिए फूड एंड माउथ डिसीज वैक्सीन बनता है।
विब्रियो कॉलरी जीवाणु, इससे क्या होता है, कॉलरा का वैक्सीन बनता है। सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इससे टाइफाइड वैक्सीन। पोलियो विषाणु से पोलियो का वैक्सीन बनता है। अगर इनका विकास देखेंगे तो आज मलेरिया, कैंसर, सिस्टिक सर्कोसिस, एड्स आदि के रोगों के लिए भी वैक्सीन का निर्माण जो है वो हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, अगर कैसे हम लोग वायरस वैक्सीन का निर्माण करते हैं उसको देखते हैं। जो हेपेटाइटिस बी वायरस अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें सरफेस में क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, उसके जो जीन होते हैं उसको निकालते हैं, फिर वेक्टर में घुसाते हैं। वेक्टर में जाने के बाद क्या करते हैं, उसको मैसेंजर आरएनए की सहायता से क्या करते हैं, एक बोतल में ले लेते हैं, मतलब पोषक, जहाँ पे पोषक पदार्थ जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको ले लेते हैं। उसके बाद उसको कंटेन कर लेते हैं, उस एंटीजन को कंटेन कर लेते हैं, और उस एंटीबॉडी को वैक्सीन इंजेक्शन की सहायता से जो ह्यूमंस होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी बॉडी में डाल देते हैं। तो क्या होता है, इसको अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। इनएक्टिव स्टेज में होता है तो ये शरीर में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। फिर जब बाद में उस शरीर में, जिस शरीर में इस विषाणु को डाले हुए हैं या फिर इस जीवाणु को डाले हुए हैं, इस एंटीजन को, उस विषाणु में जब बाहर से ये वायरस आकर अटैक करते हैं तो उस जो अटैकर वायरस होते हैं या फिर अटैकर जो होते हैं, फॉरेन अटैकर जो होते हैं, उनके खिलाफ क्या करता है, वो जो पहले से मौजूद जो वायरस होते हैं वो उसके खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई होता है। दोनों जब लड़ते हैं तो क्या होता है, जो शरीर होता है उसमें उस रोग का वृद्धि नहीं हो पाता है, उसमें वृद्धि नहीं कर पाता है, और वैक्सीन जो है हमारा सफल हो जाता है, जिससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ कि हम रोगी नहीं हो सकते, है ना। फिर दूसरा है स्टेम कोशिका तकनीक। स्टेम सेल तकनीक क्या है, इसमें से क्या होता है, जो आनुवांशिक क्लिनिशियन जो है उसमें क्या हुआ, उसमें क्या किए, जो जानलेवा और अन्य बीमारियों के उपचार द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या कहता है, स्टेम कोशिका एक अविशेषीकृत अविभाजित आनुवांशिक कोशिका है। ये क्या होता है, अविशेषीकृत मतलब नॉन स्पेशलाइज्ड कोशिका होता है, और जो अविभाजित होता है, कैसा होता है, अविभाजित मतलब जो विभाजन नहीं करा रहता है, ठीक है। और आनुवांशिक कोशिका होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, जो विभाजित होकर अपने जैसे प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है, मतलब वो द्विगुणन करने की क्षमता रखती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं जो है वो अपना, अगर आनुवांशिक पदार्थ उसमें मौजूद है तो उसमें क्या होता है, वो द्विगुणन करने की क्षमता रखती है और अपने जैसे प्रतिलिपि तैयार करने की क्षमता रखती है। इसका क्या होता है, इसका जब परिवर्तित होता है कोशिकाओं में, इसको क्या बोलते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदीकरण। ये कोशिकाएं जो होती है बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है, ये सारी कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम कोशिकाएं या स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। और स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसके बाद ऊतकों की मरम्मत करने के भी कार्य करती है। उदाहरण है अभी अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं जो होती है वो नियमित रूप से विभाजित होती रहती है। इसमें नॉन स्पेशलाइज्ड जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन जो आपका स्टेम कोशिकाएं होती है वो विभाजित होती है, ठीक है। अगर नॉन स्पेशलाइज्ड कोशिका में देखेंगे हम लोग तो यकृत कोशिका, रुधिर कोशिका है स्टेम कोशिकाएं जो हैं उसमें आपका आएगा अस्थि मज्जा कोशिका। उसके बाद पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो आएगी, जो लगातार विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अग्नाशय और हृदय में भी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। अगर स्टेम कोशिकाएं देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई जाता है। ये रेप्लिकेशन करता है, मतलब द्विगुणित करता है, और ये क्या करता है, डिफरेंस इनटू मैनी सेल टाइप, ये अलग अलग टाइप की कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। क्लियर। अगर इसका इतिहास देखेंगे तो स्टेम कोशिका जो है वो सबसे पहले 1800 के मध्य विनाइन भ्रूणीय कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान पता चला था। किसमें, विनाइन भ्रूणीय कोशिकाओं में पता चला था। और ये इनमें से कुछ जो कोशिकाएं थी वो अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। सन 1900 के प्रारंभिक समय अवधि में ये 1800 में विनाइन के भ्रूणीय कोशिका में तो पता चला, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कोई इसमें रिसर्च नहीं किया गया। फिर जब सन 1900 आया तब इसमें क्या किया गया, वास्तविक स्टेम कोशिकाओं की खोज हुई। इसमें क्या हुआ, तब देखा गया कि जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो रुधिर की कोशिकाएं हैं जो वो अन्य रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसको स्टेम सेल शब्द का नाम सर्वप्रथम प्रयोग रशियन के वैज्ञानिक जो थे अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने किया था। सन 1968 में SCID का सफल उपचार किया गया
अस्थि मज्जा को ट्रांसप्लांट करके, जो अस्थि मज्जा है उसको ट्रांसप्लांट करके किया गया। मनुष्य के नाड़ी में रुधिर में हीमोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है। जो नाड़ी होता है मनुष्य के बॉडी में, उसमें कौन से कोशिकाएं पाई जाती है? हीमोपोएटिक कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। सन 2007 में डॉक्टर एंथोनी अटाला ने एम्नियोटिक द्रव जो होता है, एम्नियोटिक द्रव जो होता है, जो भ्रूण नाल जो होता है उसमें से उसने स्टेम सेल को पृथक किया। मारियो कैपेथी, मार्टिन इवांस एवं ऑलिवर स्मिथ ने सन 2007 में चूहों में स्टेम कोशिकाओं पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगर स्टेम कोशिकाओं तकनीक की उपयोगिता देखेंगे तो स्टेम कोशिका तकनीक क्या करता है कि पुनर्जनन की क्षमता रखता है ना, और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत भी करता है। इस कारण इसको औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में पता किए और उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप। तो अब स्टेम कोशिका से उपचार कैसे होता है? इसके अंतर्गत कोशिकाओं को शरीर के अन्य भाग की कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उसको शरीर के दूसरे भागों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वहाँ पे नई कोशिकाएं जो होती हैं वो निर्मित हो जाती है, क्योंकि ये कोशिकाएं जो होती है वो लगातार विभाजन करती है। उदाहरण है अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन, त्वचा का प्रतिस्थापन, मस्तिष्क की कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। इससे मधुमेह का भी उपचार होता है। नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत और रेटिना और कलियर कोशिकाओं को रिप्लेसमेंट भी ये करता है। अगर स्टेम कोशिकाएं की संभावना देखेंगे तो स्टेम कोशिकाएं हमारी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है। लीवर, किडनी मतलब हो गया वृक्क, लीवर मतलब हो गया यकृत, आपका हार्ट में पाया जाता है, दिल में, है ना, और हृदय में, लंग्स में पाया जाता है, फेफड़ों में और ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर? इंटरफेरान का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरान। इंटरफेरान क्या होता है? इंटरफेरान एक प्रोटीन होता है, ठीक। इससे क्या करते हैं, ये जो होता है इसको विषाणु संक्रमण के कारण जो उत्पन्न किया जाता है जंतु कोशिका में ही। कहाँ उत्पन्न किया जाता है? जंतु कोशिका में ही विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ होता है, जिसमें विषाणु के संक्रमण एवं उनके गुणन को रोकता है। जो इंटरफेरान होता है वो क्या करता है? विषाणु के संक्रमण और विषाणु के मल्टीप्लिकेशन, द्विगुणन को रोकता है। इंटरफेरान में विषाणु रोधी क्रियाशीलता होती है। क्या होता है? एंटीवायरल क्रियाशीलता होता है। एंटीवायरल मतलब विषाणु जो होता है उसके प्रति रोधकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। हॉस्किन नामक वैज्ञानिक ने बंदरों में येलो फीवर वायरस को इंजेक्ट करने के पश्चात इस विषाणु के अन्य प्रभेद को इंजेक्ट किया। हॉस्किन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बंदर में क्या किया? बंदरों को लिया, उसमें येलो फीवर नामक वायरस को इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया। फिर जब दूसरे और फिर डाल दिया पहले बार, ठीक है। उसके बाद दूसरे बार क्या किया कि इस विषाणु के जो अन्य प्रभेद थे, अन्य स्ट्रैंड जो थे, उसको क्या किया? डालते गया। तो इससे क्या हुआ? जो बंदर थे उनमें उन स्ट्रैंड्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर फिंडले और मैकेलम नामक ने क्रिप्ट वैली फीवर वायरस को बंदरों में येलो फीवर वायरस से सुरक्षित रखता है। जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो वैली फीवर वायरस है, रिफ्ट वैली फीवर वायरस जो है वो बंदरों को येलो वायरस से क्या करता है? येलो फीवर वायरस से सुरक्षित रखता है। विषाणुओं की इस सुरक्षात्मक प्रभाव को क्या बोलते हैं? वायरल इंटरफेरेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरल इंटरफेरेंसी। इसे क्या कहते हैं? इसे लिंडमैन के अनुसार यह इंटरफेरेंसी जो है वो शरीर में इंजेक्ट की गई विषाणु कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ होता है, और उससे क्या होता है? जिसे इंटरफेरान कहते हैं। ये जो इंटरफेरान होता है जब बाद में दूसरे इसी वायरस के जो वायरस पहले से इंजेक्ट किया गया है इंटरफेरान के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वो क्या करता है? वो जब दूसरे विषाणु जब आते हैं, उसी के स्ट्रैंड जो होते हैं, उसी के अलग अलग प्रभेद जो होते हैं, जब उसका प्रभाव होता है उस शरीर में, तो वो उसको रोकते हैं, उसके प्रभावशीलता को वो रोकते हैं। इंटरफेरान का संश्लेषण और इंटरफेरेंस, प्राकृतिक रूप से जो इंटरफेरान है उसका निर्माण जो होता है वह अन्य विषाणुओं के समाप्त की जाती है। जैसे कि क्या है? अगर सर्वप्रथम इंजेक्टेड विषाणु कोशिका से जुड़ जाता है, पहले क्या होता है कि जो इंजेक्टेड विषाणु होता है ना, उसको कोशिका से जुड़ जाता है। पहले इंजेक्ट किए कोई विषाणु को, तो वो सबसे पहले अगर कोशिका से जुड़ गया, कोशिका से जुड़ने के बाद क्या करता है? वो कोशिका भित्ति के अंदर में प्रवेश करता है और अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, कोट बना लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जो विषाणु होता है उसमें आरएनए का द्विगुणन होता है। विषाणु का जो आरएनए होता है ना, उस कोट के अंदर में, उस खोल के अंदर में क्या होता है? वो द्विगुणन करता है इसका, तथा जिससे वो आरएनए जो होता है वो द्विगुणित होकर दूसरा स्ट्रैंड बना लेता है, ठीक। फिर वो जो आरएनए होता है वो
इंटरफेरान का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, जो आरएनए, जो दूसरा आरएनए बना वो इंटरफेरान का निर्माण कर लेता है। अब ये जो इंटरफेरान है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होते हुए संपूर्ण शरीर में ये क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। फिर जब कोई अन्य विषाणु इस कोशिका में प्रवेश करता है तब इसका आवरण जो है वो खुल जाता है, फट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आरएनए कोशिका जो है वो बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, इंटरफेरान की उपस्थिति के कारण जो दूसरा आरएनए होता है वो द्विगुणन नहीं कर सकता और अपने प्रभाव को नहीं दर्शा सकता, जिससे दूसरा जो विषाणु होता है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती और वो नष्ट हो जाता है। अगर देखेंगे तो अगर ये सेल है, ठीक, इसमें हम लोग वायरस को इंजेक्ट किए, डाल दिए, तो ये जो इंजेक्ट वायरस जो होता है वो कोशिका के भित्ति से अंदर चला जाता है। फिर जो आरएनए है वो एक कोड बना लेता है। फिर उसमें जो आरएनए होता है इंजेक्टेड वायरस में, वो क्या करता है, आरएनए उसका द्विगुणन करता है, ठीक, और द्विगुणन करके क्या बना लेता है, इंटरफेरान का निर्माण कर लेता है। और जो इंटरफेरान होता है, जब कोई दूसरा विषाणु कोशिका आता है या फिर विषाणु जब आता है तो जो इंटरफेरान का कोट होता है वो फट जाता है और नहीं, फिर जो इंटरफेरान होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे सारे सेल्स में प्रवेश करता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर इफ कभी कोई दूसरा विषाणु जब उस कोशिका में अटैक करता है ना, तो क्या करता है, जो कोट होता है वो खुल जाता है और क्या करता है, उसका जो आरएनए होता है वो जो सामने वाले वायरस जो आया रहता है, फॉरेनर वायरस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसका जो आरएनए होता है उसको द्विगुणन नहीं करने देता है, जिससे उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी को बोलते हैं इंटरफेरॉन का संश्लेषण और उसकी क्रियाविधि। अगर कृत्रिम रूप से देखेंगे, ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम रूप से देखेंगे तो इंटरफेरॉन का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले रसायनों से। कोशिका विभाजन को जो रसायन प्रेरित कर सकता है उससे, फिर द्विसूत्रीय आरएनए द्वारा, किससे, द्विसूत्रीय आरएनए द्वारा। इंटरफेरॉन का निर्माण जो होता है वो जीन्स क्षारक युग्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीन्स क्षारक युग्म में। अगर इंटरफेरॉन का उपयोग देखेंगे तो ये क्या होता है, विषाणु प्रतिरोधी होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विषाणु के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। पहला है ल्यूकोसाइट या इंटरफेरॉन। वे इंटरफेरॉन होते हैं जो WBCS में जब संश्लेषित किए जाते हैं। WBCS मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, श्वेत रुधिर कणिका। इसमें से क्या होता है, जो सेंडाई वायरस होते हैं उसको प्रेरित करते हैं। ये वास्तव में क्या होता है, पांच समान प्रोटीनों के समूह होते हैं जिनसे क्रमशः IFN4 से IFN5 तक व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रोब्लास्ट या बी इंटरफेरॉन। क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट या बी इंटरफेरॉन। वे इंटरफेरॉन होते हैं जो संवर्धन माध्यम में, कल्चर माध्यम में अगर रखते हैं तो आरएनए की प्रेरणा से बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, मोटिवेट होकर बनाते हैं। इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल का क्रम जो होता है वो बी इंटरफेरॉन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के क्रम से अलग होता है। जो बी इंटरफेरॉन होता है ना, उन दोनों का जो क्रम होता है किसका, अमीनो अम्ल का, वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रोब्लास्ट या बी इंटरफेरॉन, ये तो पढ़ लिए। थर्ड है आपका इम्यून या फिर 7 इंटरफेरॉन। वे इंटरफेरॉन जो एंटीजन को उत्प्रेरित करता है, 7 इंटरफेरॉन बोलते हैं या फिर इम्यून बोलते हैं। वो क्या करता है, एंटीजन को उत्प्रेरित करता है और लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट द्वारा। ये इंटरफेरॉन जो होते हैं वो दूसरे इंटरफेरॉनों से 1000 से 10,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे इंटरफेरॉन जो होता है वो प्रोटीन युक्त होता है और जीवों में रोग प्रतिरोधकता को पैदा करता है। अतः कृत्रिम रूप से इनका संश्लेषण कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आनुवांशिक पुनः संयोजन द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभदायक इंटरफेरॉन भी पैदा किए जा सकते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मानव हार्मोनों के उत्पाद में मानव में हार्मोनों की कमी, हार्मोन की अधिकता से और हार्मोन की कमी से बहुत सारे जो फेरबदल होते हैं मानव के शरीर में, बहुत सारे चेंजेस आती है ना, उसके बहुत सारे समस्याओं का निदान करना होना, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। उन समस्याओं के निदान के लिए जैव अभियांत्रिकी के फलस्वरूप हम लोग क्या बना सकते हैं, कुछ हार्मोनों का संश्लेषण कर सकते हैं, कुछ हार्मोनों का निर्माण कर सकते हैं और उनका उपयोग कर हम उन सारे चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है जिसकी कमी से मनुष्यों में क्या होता है, डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है ना। इसमें प्रोटीन युक्त हार्मोन है जिसमें क्या होता है, 51 अमीनो अम्ल के 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी पाए जाते हैं। प्रथम श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 21 होते हैं और द्वितीय श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल होते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं, SS डाइसल्फाइड पूल के ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती हैं।
कुछ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंटिन एवं बेस्ट। 1921 में उन्होंने कुत्तों के अग्नाशय में, कुत्तों के पैंक्रियाज में इस प्रकार के हार्मोन को पृथक किया, निकाला। इसका उपयोग मनुष्य में होने वाले मधुमेह के उपचार में किया गया। अगर आज के डेट में देखेंगे तो मधुमेह, डायबिटीज एक बहुत आम बीमारी है जिसको शुगर भी कहते हैं। तो इससे क्या करते हैं, इंसुलिन को काटे गए मवेशियों तथा सुअर के आजकल जो देखो डायबिटीज़ में बहुत सारे जो इंसुलिन लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं अपने शरीर में इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन लेते हैं, वो किससे बना होता है, सुअर के और कई मवेशी तथा कुत्तों के अग्नाशय से प्राप्त होता है ना। इसका उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जा रहा है। ये कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। देखो अब ये तो हो गया जानवरों से उत्पन्न हम लोग जो इंसुलिन होता है उसका उपयोग मधुमेह के पेशेंट को देते हैं, शुगर के पेशेंट को देते हैं। लेकिन इससे ये देखो, ये जो मानव का हार्मोन्स होगा वो अलग होगा, कुछ जानवरों का जो हार्मोन्स होगा वो अलग होगा, तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो कई लोगों को इसमें विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है, एलर्जी भी हो जाता है ना। सर्वप्रथम इसका निर्माण जो हुआ था, इंसुलिन का निर्माण 1983 5 जुलाई 1983 को इसिचरिचिया कोलाई नामक जीवाणु की सहायता से हुआ था। इंसुलिन का सबसे पहले नाम क्या रखा गया था, ह्यूम्योलिन रखा गया था। यह आनुवांशिक रूप से निर्मित प्रथम इंसुलिन है जिसका उपयोग शुगर के इलाज के लिए किया जाता है। अगर मानव का इंसुलिन देखेंगे तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमको अभी पता चली कि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं। इनमें जीन की जो संरचना होती है उसको कृत्रिम रूप से रासायनिक संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। इन डीएनए खंडों को फॉरेन डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, इन डीएनए खंडों को फॉरेन डीएनए कहते हैं। इंसुलिन जीन युक्त इन फॉरेन डीएनए खंडों को इसिचरिचिया के गैलेक्टोसाइडेज जीन के साथ मिलाते हैं। जब इसिचरिचिया जो कोलाई है उसके गैलेक्टोज के साथ मिलाते हैं तो इसके प्लाज्मिड जो होते हैं वो डीएनए से जोड़ देता है। इसको क्या कहता है, जो फॉरेन डीएनए होता है वो प्लाज्मिड की सहायता से नेक्स्ट डीएनए के साथ जोड़ देता है। इन फॉरेन डीएनए खंड युक्त इसिचरिचिया कोलाई को संवर्धन माध्यम में जब वृद्धि करते हैं, और संवर्धन माध्यम जो कल्चर माध्यम हम लोग तैयार करते हैं उसमें वृद्धि कराते हैं और उसको गुणन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा नई प्रोटीन और स्थायी संरचना का निर्माण कर लेता है। इन प्रोटीन श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं, आपस में जुड़कर इंसुलिन तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियल सेल लेते हैं इसिचरिचिया कोलाई का, इसमें क्या करते हैं, इसका जो डीएनए होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसको काट कर बैक्टीरियल प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, यहाँ से स्टिकी एंड से निकालते हैं और इसको ह्यूमन सेल के इंसुलिन से निकालते हैं और इसको एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेट कर देते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग कल्चर माध्यम में उसको बड़ा करते हैं, वृद्धि करते हैं, द्विगुणन कराते हैं, फिर अलग अलग कोशिकाओं में इसको डाल देते हैं। अगर मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन देखेंगे, ये तो हो गया इंसुलिन का उत्पादन। अगर मानव वृद्धि हार्मोन को देखेंगे तो मानव वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोट्रोपिन। इसका जो वृद्धि होता है वो अगर इसकी इस हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और अधिकता में भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन होता है वो बहुत कम होता है हमारी बॉडी में, तो इसको क्या करता है, इसको पृथक करना बहुत कठिन होता है। इसकी जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जीन अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, खटमलों से इसे सरलता से बनाया जाता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है उसको किससे बनाया जाता है, खटमलों से बनाया जाता है। किसके द्वारा, आनुवांशिकी यांत्रिकी के द्वारा, पुनर्योगेश डीएनए तकनीक के उपयोग से। ठीक है, आनुवांशिक रूप से तैयार होने वाले जो वृद्धि हार्मोन है उसमें से सबसे पहला है सोमेटोस्टेनिन। यह मस्तिष्क का पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, अतः यह हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित करता है। फिर है सोमेटोट्रोपिन, ये क्या होता है, ये भी वृद्धि हार्मोन होता है ग्रोथ के लिए। ये किसमें पाया जाता है, मानव के कंकाल में उपास्थियों तथा जो कंकाल और उपास्थियों की जो वृद्धि होती है सोमेटोट्रोपिन की वजह से ही होती है। इसको हाइपोपिट्यूटरी उपास्थियों का बौनापन दूर किया जा सकता है। इसकी कमी से मानव का कद नहीं बढ़ पाता है सोमेटोट्रोपिन की वजह से, है ना। अगर इसका उत्पादन देखेंगे तो इसका उत्पादन जो होता है वो जैव रासायनिक और आधुनिक जैव रासायनिक तकनीकों के द्वारा डीएनए श्रृंखला के कृत्रिम संश्लेषण की विधियों से किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं और जो अमीनो अम्लों का क्रम होता है डीएनए के क्षारक क्रम के अनुरूप ही होता है। इसमें जो छोटे क्रम वाली अमीनो अम्ल युक्त जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, सोमेटोस्टेनिन जो होता है उसमें 14 अमीनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है। जो सोमेटोस्टेनिन होता है वो 14 अमीनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है और इसका क्या करते हैं, आनुवांशिकी यांत्रिकी का उपयोग करके इष्ट एवं जीवाणु कोशिका में
सोमेटोटेनिन उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से कृत्रिम रूप से हार्मोन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मनुष्य के सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को अलग करके उनको प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, सोमेटो जो स्टेनिन उत्पादक होते हैं, जो जीव का खंड होता है, उसको डीएनए को इसी चरिचिया कोलाई के लेग ओपेरॉन तथा अन्य संरचनात्मक जीन में प्रतिस्थापित कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अब लेग ओपेरॉन में प्रमोटर जीन होता है और ऑपरेटर जीन होता है, जिसके द्वारा ये संरचनात्मक जो जीन होते हैं वो अनुलेखन क्रिया करते हैं, ट्रांसलेशन की क्रिया करते हैं और एमआरएनए का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। इस क्रिया के द्वारा डीएनए में जो विस्थापित सोमेटोस्टेरिन हार्मोन होता है वो जीन क्षारक का एक अनुक्रम है जो आरएनए तक पहुंच जाता है। इससे ही क्या होता है, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन का निर्माण होता है। फिर है रोगों के निदान में। मनुष्य एवं जंतुओं में होने वाले विभिन्न जो रोग होते हैं उनके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं में पाई जाने वाली दो प्रोटीन होती है। जो एंटीबॉडीज होती है वो सारे जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके कोशिकाओं में पाया जाता है और ये प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जीवों में रोगों से रक्षा करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होता है वो समांग होता है और रोगक्षम जैविक प्रतिक्रिया कारक या अभिकर्मक होता है, जो क्या करता है, एंटीजन के लिए निश्चित होता है। किसके लिए निश्चित होता है, एंटीजन के लिए। अगर कोशिका के बाहर इसका कृत्रिम निर्माण देखेंगे तो संकर कोशिका तकनीक से, हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक से क्या करते हैं, इसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज प्राप्त करना है तो एंटीजन को क्या करते हैं, चूहे के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। कोई भी जो एंटीजन है उसको क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए एंटीजन को चूहे की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। कि उसके बाद क्या होता है, जो चूहों में स्प्लीन पाया जाता है ना, प्लीहा, उसमें आ गया वो, ठीक। फिर ये बी लिम्फोसाइट का सक्सेशन करता है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो संवर्धित उत्परिवर्तित होता है उसमें से कोशिकाएं जो होता है, माइलोमा कोशिकाएं जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसको एक संवर्धन माध्यम में लेते हैं, ठीक। उसको क्या करते हैं, उसके बाद इसमें डाल देते हैं बी लिम्फोसाइट का सक्सेशन को। उसके बाद इसको अलग अलग संवर्धन माध्यम में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, हाइब्रिडोमा कोशिकाओं की वृद्धि होती है। फिर जो हाइब्रिडोमा के द्वारा वांछित एंटीबॉडी का संवर्धन किया जाता है संवर्धन माध्यम में, और इसके बाद इसमें वांछित एंटीबॉडी हाइब्रिडोमास उत्पन्न हो जाते हैं वाले क्लोन का निर्माण हो जाता है। और जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, संवर्धन माध्यम में ही। अगर इसका संवर्धन माध्यम में ही हम लोग लगातार इसको बनाते रहेंगे, इसका निर्माण करते रहेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत सारे एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग क्यों होता है, एबीओ रक्त समूह में, कैंसर, एलर्जी, विषाणु रोगों के निदान में तथा गर्भधारण का पता लगाने में, प्रेगनेंसी का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। रोगों के उपचार में उदाहरण है आपका ट्यूमर में, अंगों के प्रत्यारोपण में उदाहरण है वृक्क प्रत्यारोपण में। फिर है डीएनए प्रोब, डीएनए के वे लघु खंड, डीएनए प्रोब किसे बोलते हैं, तो डीएनए के वे लघु खंड जिनके क्षारकों, बेस के क्रम अपने पूरक क्षारकों की पहचान करने के लिए काम में लाए जाते हैं। डीएनए का लघु खंड, अगर हम लोग डीएनए का छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसमें जो क्रम होता है वो, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उनके और आगे वाले क्रम कैसे होंगे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं। यह एक धागे के समान संरचना होता है, स्ट्रैंड होता है, जो कि रोग निदान की तुलना में बहुत लाभदायी है। इनका निर्माण जो होता है अपेक्षाकृत सरल होता है, इनका उपयोग भी सरल होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों जिनका संवर्धन नहीं किया जा सकता उनकी पहचान भी इनके द्वारा होती है। इसके द्वारा लैटेंट वायरस डिसीज का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए प्रोब के उपयोग अगर देखेंगे तो रोग और रोगजनकों की पहचान करने में, जीन के पृथक्करण और डीएनए के अंगुली छापन में, क्या होता है, फिंगरप्रिंट जो होता है, फिंगरप्रिंट से डीएनए का पता लगा सकते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जीन उपचार दो स्तरों में पाया जाता है। जीन उपचार क्या होता है, पहले तो जो विशिष्ट जीन क्रम होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, जो स्वस्थ जीन होते हैं वो पता चल जाता है, और जो अस्वस्थ जीन होते हैं उनको स्वस्थ करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो जो अस्वस्थ जीन होते हैं तो उनको जब डीएनए में जीन्स का परिवर्तन करते हैं,
जीन उपचार कहते हैं। यद्यपि इस विधि द्वारा उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा हम लोग सोचना तो पॉसिबल है ना, सोच तो सकते हैं इसको। कई वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा सोचा गया। जीन उपचार का उपयोग जो है वो 2 स्तरों पर किया जाता है। कैसा? तो रोगी थेरेपी द्वारा और भ्रूण उपचार द्वारा। रोगी थेरेपी क्या होता है? इस विधि में रोगी के शरीर में जो प्रभावित अंग होता है ना, प्रभावित ऊतक जो होता है, उसमें उन जीनों का प्रवेश करा देते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है, जो विकृत जीन होता है उसको अलग कर देते हैं और उसको जो वांछित लक्षण वाले जो जीन होते हैं उनको प्रविष्ट करा देते हैं। इनके जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को सामान्य श्रृंखला द्वारा विस्थापित करना होता है। ठीक है, ये अनुवांशिक विकृति के कारण प्राण घातक रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन 5 के द्वारा होता है ना। वैज्ञानिक जो फ्लेमिंग थे उन्होंने मानव जाति में जब जीन मैनिपुलेशन हुआ या फिर प्रतिस्थापन हुआ, उसकी सहायता से जो कार्य है उसमें बहुत सफलता मिल रही है। इसमें अनुवांशिक बीमारियों का निवारण जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा और जो रोग है उनमें भी वंशागतिकी में जो वंशागतिकी रोग होता है उसमें भी परिवर्तन करके वंशागतिकी रोग को क्या कर सकते हैं हम लोग, खत्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भ्रूण उपचार के रूप में जीन उपचार। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विकृत जीन का पता कैसे करते हैं, जायगोट जब बनता है उसी में लगा लेते हैं और उसके पश्चात आनुवांशिक संरचना को परिवर्तित किया जाता है। जो भ्रूण में आनुवांशिक संरचना होता है, जो क्या बोलना चाहिए आपका, विकृत जो जीन होता है उनका जो आनुवांशिक रचना होता है उसको चेंज कर देते हैं और इस प्रकार से भ्रूण उपचार विधि से जीव को वंशागतिकी में परिवर्तन ला सकते हैं। जो वंशागतिकी रोग होता है वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव तकनीकी का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में कैसे कैसे होता है और किन किन उपयोगों से होता है, देखते हैं, है ना। तो पौधों के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड होता है ना, वो वेक्टर का काम करता है। उसमें से जीन के खंड को डालते हैं जिस वांछित लक्षण को प्राप्त करना होता है और उस खंड को उठाकर उसका स्थानांतरण कर देते हैं, जैसे कृत्रिम संवर्धन में उगते हुए जो प्रोटोप्लास्ट में किया जाता है। ठीक है, जिनका संचरण, इसमें क्या होता है, ग्राही जो कोशिका होते हैं उसमें प्रोटोप्लास्ट में आनुवांशिक बनावट जो होता है उसमें चेंजेस लाते हैं। वैज्ञानिक ने इस तकनीक का क्या किया, इस तकनीकों की सहायता से पौधों के नए किस्मों का विकास किया। इसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको कोशिका में लगे होते हैं, जो बीटी, कपास, कॉटन और अन्य फसलों की किस्म प्राप्त करने के लिए, नई किस्म प्राप्त करने के लिए और वृद्धिदायक लाभकारी किस्मों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसको क्लोन्ड जीन्स एवं वेक्टर की आवश्यकता होती है। वैसे तो विभिन्न वेक्टर्स का पता लगाया जा चुका है, लेकिन फसलों के उत्पादन में पौधों में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है, प्लाज्मिड का वेक्टर के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पौधों की उत्पादकता की सुधार में भी इसका उपयोग किया जा रहा है इस विधि का। जैसे कि पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन या स्थानांतरण में। इसमें क्या होता है कि कुछ जो जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिससे क्या करते हैं, उसको पृथक करके क्लोन बना लिया जाता है और क्लोन बना के उसको दूसरे जो पादप हो रहे होते हैं उनको उनमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण को करने में सक्षम होते हैं, उस प्रकार के जीन। फिर है फ्रेंच बीन के कैफेसिलियोनिन हेतु जीन में, सोयाबीन के अनेक फेसलियोलिन लेग हीमोग्लोबिन जीन्स में, मटर की RUBP कार्बोक्सिलेज, गेहूं की तथा मक्का की RUBP कार्बोक्सिलेज उप इकाई के जीन्स को चेंज करने में किया जा रहा है। फिर है धान की फसलों के पौधों में जड़ों में जो ग्रंथि होती है, रूट नोडल्स होते हैं, उनको उत्पन्न करके जो उनमें लेक्टिन कोशिका जो है, लेक्टिन नामक जो जीन होता है उसको हीमोग्लोबिन जीन्स में प्रवेश कराकर किया जा रहा है। इन जीनों के प्रभाव से क्या हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, है ना। यहाँ जीन में पौधों में स्थानांतरण कैसे किया जा रहा है इसको दिखाया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि आइसोलेशन लेते हैं। देखो, एक जो जीन होता है जहाँ से वांछित लक्षण वाले जीन्स हमको प्राप्त करने होते हैं उसको लेते हैं और एक प्लाज्मिड लेते हैं, प्लाज्मिड का जो कोशिका होता है उसको लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इसमें जीन निकालते हैं और इसमें जो एक टुकड़ा ले लेते हैं, फिर उसको प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेट कर देते हैं, फिर क्लोन तैयार हो जाता है। यहाँ पे क्लोन को क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बढ़ाते जाते हैं, क्लोन और तैयार करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम को फिर क्या होता है, दूसरे प्लांट सेल जो पोषक कोशिका होता है उसमें प्रवेश करा दिया जाता है। क्लियर।
फिर है बीजों के पोषण में, संग्रहित प्रोटीन के बीजों के पोषण में या फिर जो संग्रहित प्रोटीन होता है उसके सुधार में। इसमें क्या बोल रहा है कि बीजों में जो प्रोटीन की मात्रा और गुण होती है उनमें जीन्स का विस्थापन करके उसको बढ़ा सकते हैं क्लोनिंग के द्वारा। इसमें क्या होता है, फसल उत्पादन में स्थानांतरण करके नया दिशा बनाए, मतलब अगर स्वस्थ और प्रोटीन युक्त जो बीज होगा उससे क्या होगा, हमको बहुत अच्छा वांछित लक्षण वाला क्या मिलेगा, पादप मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर स्पेशल सस्पेंशन ने मिथियोनिन युक्त एल्ब्यूमिन पॉलीपेप्टाइड जीन को क्या किया, अल्फा अल्फा में प्रवेश कराया, उससे सफलता प्राप्त की। फिर प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि। इसमें क्या करते हैं, पौधों में जीनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रिया से सी पौधे को सी पौधों में बदला जा रहा है। वैज्ञानिकों ने मटर में उपस्थित रुबिस्को एंजाइम से जीन को तंबाकू पौधों में स्थानांतरित करके उससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि की गई। जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो धीरे होती है। और दूसरा चीज़ क्या बोला है कि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की दर जो थी वो अधिक होती थी, तो उसके जीन को निकाल कर क्या किया, तंबाकू के प्लांट पे प्रविष्ट करा दिए, जिससे तंबाकू के प्लांट में भी प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हुई। ठीक है। फिर है फसल सुरक्षा में बेकार जीनों को हटाकर, फसल जो खराब जीन्स होते हैं उनके कारण फसलों को नुकसान होता है, तो उस जीन्स को हटाकर क्या करते हैं, जैव तकनीक की सहायता से अच्छे जीन्स जो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, नए अच्छे फसल प्राप्त होते हैं, नर बंध्यता और रोग धारण जो होता है वो कम होता है। फिर है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में, अगर फसल की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो उचित जीन्स को, वांछित लक्षणों वाले जीन्स को क्या करते हैं, वेक्टर के माध्यम से पहुंचा देते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। बीजों में प्रोटीन की गुणवत्ता भी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, हमारा टॉपिक है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, है ना। आजकल जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो जीवों के आनुवांशिकी स्वरूप में भी परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी से क्या हो रहा है, आनुवांशिकी स्वरूप में भी परिवर्तन कर रहे हैं। जो अन्य जीव जो होते हैं जैसे कि डीएनए, उसमें क्या करते हैं, डीएनए का ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जो विकृत डीएनए होता है उसको निकाल देते हैं और जिन लक्षणों वाले जिनको हमको लाना होता है नए संतानों पर, उस वाले जीन या डीएनए को क्या करते हैं हम लोग, उसमें वेक्टर के माध्यम से वहां पे पहुंचा देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहा जाता है। ठीक है। इस शाखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। ट्रांसजीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो प्रोसेस होता है, उनके ट्रांसजेनिक जीवों का जो उत्पादन होता है उसका जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजीनेसिस बोलते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे एवं फसलें, अगर इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में नए किस्मों का क्या करते हैं, नए पादप किस्मों का उद्भव करते हैं, फसलों को उगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं या ट्रांसजेनिक फसल्स कहते हैं। ठीक है। ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, बाहरी जो जीन होता है उसको वेक्टर के माध्यम से उसको आनुवांशिक रूप से जो जिन पादप में इनको वांछित लक्षणों को लाना होता है, उपयुक्त लक्षणों को लाना होता है, उनमें पहुंचा दिया जाता है। यह जो विधि होता है वो पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे जीएम किस्मों की फसलों का उत्पादन किया गया है। ट्रांसजेनिक पौधे जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, इनमें रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना, जो रोग तथा कीट प्रतिरोधी जो किस्म होता है उसको उत्पन्न करना, जो फसल सुगंधित और आकर्षक होता है उसको उत्पन्न करना, वातावरण में जितने भी परिस्थितियां जो होती हैं जो विषम होती जाती हैं उनका सामना करने वाले सक्षम पौधों का उत्पादन करना, पौधों में गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल और बीज तथा पुष्प का उत्पादन करना, फल तथा सब्जी प्रदान करने वाले पौधे जैसे टमाटर, आलू, केला में वैक्सीन का उत्पादन करना, पौधे में NIF जीन्स का स्थानांतरण करना ताकि ये पौधे जो हो स्वतंत्र वातावरण में क्या करें, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम हो। फिर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ, इससे क्या होता है, जो फिनोटाइप लक्षण होता है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें होते हैं उनमें वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न होता है। ट्रांसजेनिक के द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीनों को प्रविष्ट कराया जाता है जिससे प्रोटीन का उत्पादन क्षमता बढ़ता है। ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक तथा
उत्पादों का संश्लेषण होता है। इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जो जीव होते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति होती है उनको रोकने में सहायता करती है। मतलब पूर्वज जो फसल था या पूर्वज जो पौधा था, अगर उसमें कोई विकृति थी तो वो इस माध्यम से इसमें रोका जा सकता है। क्लियर? इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी तथा डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा होता है। पहला है लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक। इसमें क्या होता है? दूसरा है आपका, देखो ये भी अलग अलग विधियों के द्वारा संपन्न होता है। इसके लिए 2 विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहला है आपका लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक। क्या है? लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट के साथ को कल्टीवेशन तकनीक। सामान्यतः इसके लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। पहला है पौधों में महत्वपूर्ण गुणों तथा लक्षणों को उत्पन्न करने वाले जीन्स की पहचान तथा इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना। जो पौधे होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उनको, उनका जो लक्षण है उनको बनाए रखने के लिए तथा उनको शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने के लिए ट्रांसजेनिक जो पौधों का उत्पादन होता है वो क्या होता है? सही और उपयोगी जो लक्षण होते हैं उनकी पहचान और चयन करने के लिए भी किया जाता है। वांछित जो गुण होते हैं, जिन लक्षणों को हमको उस पौधों में हमको लगता है कि इसमें ये गुण होना चाहिए, उस टाइप के वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पुनर्योजित डीएनए का पोषक पादप कोशिका में स्थानांतरण में किया जाता है। रूपांतरित पादप कोशिका जो होता है उसमें कल्चर माध्यम पर भिन्न तथा संवर्धन किया जाता है। संवर्धित जो नए पौधे होते हैं वो क्या होता है? वांछित गुणों की उपस्थिति की पहचान होती है। ये सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो होता है लिप डिस्क से होता है। लिप डिस्क को क्या कर देंगे? लेते हैं, इंक्यूबेट में रखते हैं। इंक्यूबेट में रखने के बाद क्या करते हैं? इसको रिजनरेशन मीडियम में रखते हैं, कल्चर माध्यम में रखते हैं। कल्चर माध्यम में रखने मतलब संवर्धित माध्यम में रखते हैं। और संवर्धित माध्यम में रखने पर क्या होता है? इससे नए प्लांट जो होते हैं ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, फिर ये इसमें क्या होता है? सूट मीडियम होता है, कैनमोमाइसिन होता है ना, सूट जो होता है, सूट सिस्टम जो होता है वो लगभग 3 से 4 सप्ताह में, सूट मतलब क्या, प्ररोह तंत्र जो होता है वो 3 से 4 सप्ताह में कल्चर माध्यम में ही ग्रो करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है। रूट सिस्टम और सूट सिस्टम दोनों आ जाता है। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? लीफ डिस्क तकनीक से ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन। फिर है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन, जीएम फूड कहते हैं। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। जीएम का मतलब वही होता है। ठीक है, यह जीएम जो होता है परंपरागत भोजन जो होता है उससे प्राप्त होता है। परंपरागत रूप से जो भोजन बनाते हैं उससे प्राप्त होता है। ठीक, जीएम खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। इनमें ट्रांसजीवों द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है। उदाहरण है CRY प्रोटीन। यह प्रोटीन जो होता है कीट प्रतिरोधी होता है। इसमें खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के द्वारा उत्पादित एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पुनर्योजित डीएनए तकनीक में जीन ट्रांसफर के समय काम आता है। कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक जो होते हैं केला तथा सब्जियों की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में हैं जिनमें से वैक्सीन बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे फलों और सब्जियों का उपयोग खाद्य वैक्सीन के रूप में किया जा रहा है। अगर प्रमुख जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, खाद्य और फल देखेंगे तो पहला है बीटी कॉटन अथवा कपास। ये कपास की नई कीट प्रतिरोधी किस्म है जिसको क्या बोलते हैं? मोनोसेंटो कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? मोनोसेंटो कंपनी के द्वारा। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, यह ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें बैसिलस थ्यूरिएंजिस नामक जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया गया है जो लेपिडोप्टेरा वर्ग के सभी कीटों के लिए जहरीला होता है। इस जीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? कपास के जो पौधे होते हैं उसमें जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो जाता है जिसमें जब कीट आक्रमण करते हैं तो यह कपास की जो नई किस्म है वो क्या होती है? प्रतिरोधी हो जाती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य के लिए कोई भी प्रकार से ये हानिकारक नहीं होता है। जो बीटी कपास होता है ये इससे क्या हुआ? इससे बने हुए जो कपड़े होते हैं या फिर बीज से निकाले हुए तेल खाद्य तेल के रूप में नुकसानदायक हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं है। बीटी कपास, ये जो नया किस्म का कपास है उसको बीटी कपास के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरा सब्जियां देखेंगे तो बीटी जीन की उपस्थिति के कारण कीट प्रतिरोधी होती है। मक्का देखेंगे तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीनों का समावेश किया गया जिसमें पीड़कों, पेस्ट एवं रोगों के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। फिर है फ्लेवर सावर। चौथा आपका फ्लेवर सावर। ये क्या है? टमाटर का
जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैनमाइसिन जैसी प्रतिजैविक और प्रतिरोधकता पाई जाती है। टमाटर की एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फल है, किस्म है, ठीक है। इससे जो टमाटर है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता और लंबे समय तक सुगंधित बना रहता है। ये टमाटर के फल को पकाने वाले उत्तरदायी एंजाइम गैलेक्टोरोनेज की कम मात्रा के कारण संभव हो पाया। फिर है रेप ऑयल सीड। यह क्या होता है, जिसमें बास्टा नामक खरपतवार जो नासी होता है ना, खरपत जो अलग किसी फसल के साथ जो अलग अलग प्रकार की किस्मों के पौधे निकल जाते हैं उनको क्या कहता है, मारने का काम करता है खरपतवार नासी। प्रतिरोधकता पाया जाता है किसमें, रेप ऑयल सीड में। फिर है गोल्डन चावल, या धान की एक जीएम किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है खाद्य वैक्सीन। ये ऐसा फल और सब्जी होते हैं जिसमें विशिष्ट रोग कारक के जीन को प्रवेशित कराया जाता है। क्या करते हैं, रोग कारक जीन को प्रवेशित कराया जाता है और एंटीजन की उपस्थिति के कारण ये उनका उपयोग खाद्य वैक्सीन के रूप में कर सकता है। ट्रांसजेनिक पौधों के अगर और भी उदाहरण देखेंगे, अगर ट्रांसजेनिक पौधे के जैसे ही अगर ट्रांसजेनिक जंतु देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, जंतु के अंडे, शुक्राणु और जायगोट में बाहरी जीन को वाहक के माध्यम से प्रवेश कराकर ट्रांसजेनिक जंतु बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो ट्रांसजेनिक जंतु जो होते हैं जैसे कि गाय, सुअर, भेड़, बकरे आदि में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि एंटीबॉडी, वैक्सीन आदि को क्या करते हैं, अनुवांशिक रूप से जंतुओं में डाल देते हैं। अगर इसमें क्या होता है, जंतुओं में अधिक गुण होता है, अतिरिक्त अंग होते हैं, जिससे क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण का कार्य जो है वो सफल हो पाया। अगर दूसरा स्रोत देखेंगे तो जंतु जो है उसमें वृद्धि हार्मोन है ना, जो वृद्धि हार्मोन जो है वो बढ़ने लगती है, जैसे चूहे में स्थानांतरित करके चूहे में इसका प्रभाव का अध्ययन किया गया। मानव सेल लाइन, इसका विकास जिसकी अल्जाइमर्स रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया आदि के निदान का रास्ता ढूंढा जा सकता है। फिर है जंतु क्लोन का निर्माण करना, उच्च कोटि के पालतू पशुओं के नस्ल का उत्पादन करना। ट्रांसजेनिक जंतुओं का उत्पादन जो है अलग अलग प्रोसेस से होता है। इसमें क्या करते हैं, जो नर जीव का युग्मक होता है उसमें ऐच्छिक जीन की पहचान करके उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसका पुनर्योगेज डीएनए तकनीक प्राप्त हो जाता है, डीएनए प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है वो अपरिपक्व जो भ्रूण होता है उसको प्रोन्यूक्लियर अवस्था से निकाल दिया जाता है। मादा जंतु का जो अंडाशय होता है ना, मादा जंतु में जो अंडाशय होता है उससे अपरिपक्व जो भ्रूण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियर अवस्था में ही बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसको माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से युग्मज में जो नर जीव का पुनर्योगेज डीएनए लिया है, पुनर्योगेज डीएनए को क्या करते हैं, अंडाशय में जो माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ समय तक वृद्धि करता है, फिर वो उसे सैरोगेट मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहीं पर भ्रूण का विकास होता है और उससे शिशु का विकास होता है। यह शिशु ही क्या होता है, ट्रांसजेनिक होता है। अगर शिशु का जन्म जो हुआ है उसमें वांछित जीन की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, डीएनए प्रसंस्करण, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तथा विशिष्ट प्रोब द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। ये जो टेक्निक पढ़े हम लोग उसमें क्या किया, नर का डीएनए को ले लिया है ना, और उसको अंडाशय से जो प्रोन्यूक्लियर स्टेज से एम्ब्रायो निकला था उसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद उसको एक कल्चर में रखा, उसके बाद इसको इंजेक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, नए जनरेशन के बच्चे पैदा हुए, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रोब हाइब्रिडाइज या ऑफ स्प्रिंग डीएनए कहते हैं। फिर है ट्रांसजेनिक जंतुओं के उदाहरण। चूहे में अगर देखेंगे तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा यह किया गया, जिसमें क्या किया, मनुष्य के वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करने वाले जीन्स को स्थानांतरित किया गया। इसमें क्या किया, चूहे में मानव एसटीएच को उत्पादन करते हैं, अतः इसका आकार सामान्य की तुलना में क्या हो गया, काफी अधिक पाया गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, चूहे में कैंसर रोग पैदा करते हैं। इसकी सहायता से जो कैंसर होता है जीन, वो कैंसर रोग उत्पन्न होने की क्रियाविधि को समझने में सहायता करता है। फिर है सुअर। सुअर में क्या होता है, अनेक नस्लों का विकास आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया गया। इससे अंगों को मनुष्य के आसानी से प्रत्यारोपित करने के लिए। गाय, भेड़ और बकरे, इन जंतुओं में मनुष्य के लिए उपयोगी जो प्रोटीन बनाने वाले जो जीन्स हैं उनको समावेशित किया गया, जिससे दूध में अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर है मछली। इसमें क्या किया गया, मानव वृद्धि हार्मोन को डाला गया, जिससे क्या होता है, आकार में काफी वृद्धि हुई और आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो जैव सुरक्षा मुद्दे या फिर बायोसेफ्टी इशू भी बोल सकते हैं। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है वो क्यों आवश्यक है, जो अपराध की दुनिया है ना, जो भी आपराधिक
आपराधिक चीज़ें होती हैं, आपराधिक गतिविधियां जो होती हैं, उनमें क्या होता है, उनको पकड़ने के लिए भी डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा चीज़ की सुरक्षा, ये तो हो गया सुरक्षा की दृष्टि से। अगर और दूसरा चीज़ देखेंगे तो अपने वंशागतिकी को या फिर अपने पूर्वजों का पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। पर्यावरण में भी हानिकारक, पर्यावरण में जो स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक क्या है और हानिकारक नहीं है उसको पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं क्या क्या प्रमुख जैव सुरक्षा मुद्दे, मेजर बायोसेफ्टी इशू, है ना। इसमें क्या हुआ है, बहुत सारा जीन प्रवाह, है ना, या फिर टॉक्सिक जो चीज़ें हुई हैं उनका विकास हुआ है, जिससे क्या हुआ है, खतरा बढ़ा है। प्रयोगशाला की सुरक्षा होती है, रुधिर जनित रोगों से सुरक्षा होता है, पुनर्योग्य डीएनए तकनीक से उत्पन्न जीन और जीव का निर्माण होता है, फिर संक्रामक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो आणविक यंत्रों की तकनीकी, आणविक यंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, जिससे क्या हुआ है, जो जैव सुरक्षा है या फिर हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो जीई का अगर एक रिसर्च देखेंगे तो उसके अनुसार जैव सुरक्षा की आवश्यकता को अगर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसको बोलते हैं कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। क्या बोलते हैं, कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। इसमें हमारे देश में भी, हमारे इंडिया में भी इसके कई विभाग हैं। इसके नियमन के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई है जो इनके अनुसंधान से संबंधित जैव सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देती है। पहला है बायोपेरेसी। जैव विविधता जो है उसमें असंख्य जीव शामिल होते हैं। ठीक है, जैव विविधता मतलब पूरे विश्व में बहुत सारे असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो इतने सारे जीव सम्मिलित है। ठीक, और सबका अनुवांशिक गुण जो है वो बहुत अलग अलग है, सब में विविधता पाई जाती है, अलग अलग विशिष्ट गुण है ना, जो बहुत सारे जो जिसमें से मानव जो है वो समाज के लिए लाभकारी है। तो जो जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन के अनाधिकार दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। जो जैविक संसाधन है या फिर जो जैव संसाधन है वो क्या कर रहा है, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी राइट के क्या कर रहा है, सोशल जो चीज़ है, जैविक जो चीज़ है उनको क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, उसको खर्च कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। उसको क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, जैव पायरेसी जो है किसी भी चीज़ का, जैविक संसाधनों का भी अगर हम लोग उपयोग करते हैं, पर्यावरणीय संसाधनों का भी हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी हमको उनके जो संस्थान होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एक समितियां काम करती है, उनको सूचना देना आवश्यक होता है और उनके परमिशन से ही हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि परमिशन क्या होता है, उन लोग ये चेक करते हैं कि इससे कुछ नुकसान है अथवा ये कुछ लाभ है, उसके आधार पर उन लोग परमिशन देते हैं कि आप उसका दोहन कर सकते हो या अथवा नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, आनुवांशिक पदार्थ आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको उन चीज़ों का प्रॉफिट पता चल जाता है, तो ये क्या करते हैं, बिना परमिशन के ही उन चीज़ों से लाभ लेते हैं और उनको बेचकर बहुत ज़्यादा लाभ अपना कमाते हैं। तो इनका अनाधिकृत जो दोहन होता है उनको नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या किया गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक एग्रीमेंट तैयार किया गया है जिसमें सब लोगों ने साइन किया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कि किसी भी जगह का अनाधिकृत जो है, जो बिना राइट के अगर उसका दोहन करते हैं तो उसमें कुछ ना, जो एग्रीमेंट के तहत जितने भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, फिर है बायो पेटेंट। पहले क्या होता था, मानव में जितने भी मानव के लिए जितने भी चीज़ें उपयोगी थी उनका क्या होता था, व्यवसायीकरण, मतलब बाजार में जो बेचना का जो कार्यक्रम था वो बहुत कम होता था। फिर धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ने लगा तो जितने भी औद्योगिक विकास के साथ साथ क्या हुआ, व्यवसायीकरण का दायरा भी बढ़ने लगा, व्यवसाय, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैविक संस्थान जो है, जो जैविक संस्थान है वो भी उसमें भी क्या करने लगे, जो अनाधिकृत बायोपायरेसी हम लोगों ने पढ़ा अभी, अनाधिकृत दोहन करने लगे और उसका लाभ कमाने लगे। लेकिन इसके लिए क्या किया गया, फिर जो बायो पेटेंट का निर्माण किया गया। बायो पेटेंट क्या होता है, अन्वेषण का एक ऐसा विशिष्ट समय
तक लाभ दिलाने और उनको उत्पादित सामग्री के उत्पादन, दोहन और उपयोग तथा विक्रय संबंधित अधिकार प्रदान करना। कौन उसका उपयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन उसका दोहन कर सकता है, उन चीज़ों का, है ना, उसके विक्रय के जिम्मेदारी किसका है, उसका उत्पादन का जिम्मेदारी किसका है, उसका उपयोग का जिम्मेदारी किसका है, इन सब के लिए एक अधिकार तैयार किया गया, अधिकार दिया गया। इसमें क्या करते हैं, क्या होता है इसमें, बायो पेटेंट जो है वो सारी चीज़ों को, जो अनाधिकृत दोहन होता है उसको रोकने का कार्य करता है, और दूसरा चीज़ उसको अधिकार, दूसरों को अधिकार देता है रूल्स के साथ, पूरा रूल के साथ देता है कि आप इसको ये कर सकते हैं और आप इसको ये कर सकते हैं, जिसका किसी को दोहन के लिए दे दिया, किसी को लाभ के लिए दे दिया, है ना, और उसके पूरे बायोडाटा में क्या करता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है कि इसको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, और उससे जो जनरल लोग हैं, सोशल लोग हैं, उनको कितना हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, या फिर जैविक संसाधन है उनको कितना हानि और लाभ हो रहा है, उसके अनुसार वो किसी को अधिकार देता है कि आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट कहते हैं। ठीक है, इस संस्था को क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट कहते हैं। आज जैविक संसाधन जैसे कि जीन, डीएनए, पौधे एवं जंतुओं और उनके उत्पादन में बायो पेटेंट के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में विरोध उस बार उभरने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि जो विकासशील जो देश है, विकसित देश और विकासशील देश, विकसित देश क्या होते हैं, जो साइंस में, मतलब सारे फील्डों में, अगर साइंस की बात ना करके सारे फील्डों की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। विकासशील देश क्या है, जिनमें रोज रोज नए नए चीज़ों का आविष्कार होते जा रहा है ना, विकास करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहे हैं, ये दो चीज़ें हो गई। तो जो विकसित देश हैं वो, उनको तो पहले से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे लाभ है, तो उन लोग दोहन करना स्टार्ट कर देते थे। तो जो बायो पेटेंट का निर्माण हुआ, बायो पायरेसी हो गया, ये तो दोहन करना, अब वो जो बायो पेटेंट का निर्माण हुआ, इसके अनुसार इन लोग क्या कर पाते थे, दोहन करने में पिछड़े हो गए। तो अब क्या हुआ, जो विकसित देश हैं, अब उन लोग तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन लोग शक्तिशाली होने के कारण क्या कर रहे हैं, अब इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बायो पेटेंट जो है वो सही नहीं है। क्लियर। इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है जैव प्रौद्योगिकी, उनके प्रयोग और उनके उपयोग, ठीक है, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे जो लेसन के अंतर्गत, लेसन पार्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहिए। सीजी शिक्षा ऐप पर धन्यवाद।